नजरादा प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हैं, वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। कई बार कानून हमें पेचीदा नज़र आता है, वो इसलिए कि हमें कानून की बारीकियां नहीं मालूम होती या हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये बारीकियां मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम अपनी नौयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आए ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ वकील हिमाल अख्तर, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के नायब सदर भी हैं। हिमाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में आपका। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि जब भी आप हमें कॉल करें तो उस वक्त टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें या टीवी से थोड़ा सा दूर होकर हमसे बात करें, ताकि जो भी आपका सवाल हो हम तक सही से पहुंच सके और हिमाल साहब उसका बेहतर ढंग से जवाब दे सकें। तो हिमाल साहब, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि अगर कोई केस है या कोई भी मसला हम अदालत से रुजू करना चाहें और वकील का इंतखाब करना हो हमें, तो वकील का इंतखाब किस बुनियाद पर करें, कैसे करें कि एक अच्छा वकील हो जो हमारे केस को फाइट कर सके? देखिए, इसके लिए बेसिकली हिंदुस्तान में कोई सिस्टम और सेटअप नहीं है। हालांकि ऑनलाइन वगैरह देख सकते हैं कि किस आदमी ने किस तरह के केसेस किए हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आज की डेट में नेट का दौर है, तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि किस आदमी ने किस तरह के केसेस किए हैं और आपकी केस की नेचर क्या है, उस तरह के वकील का इंतखाब कर सकते हैं। दूसरा, एक सोशल रिलेशनशिप के ऊपर मुनासिर करता है, वो उससे सोशल रिलेशन पे भी आप लोगों से पता करके भी जा सकते हैं। हालांकि उसूली तौर पे आपका बहुत अच्छा सवाल है और हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में कोई इस तरह का सेटअप और सिस्टम नहीं है कि किस तरह का वकील है और किस तरह के क्लाइंट को उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो नेट पे जा सकता है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो गरीब है, जो वकील एक करना चाहता है, वो किस बुनियाद पर करे? देखिए, वो उसके लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आमतौर पे जो समाज के लोग होते हैं वो उनसे अगर दो चार लोगों से मालूमात करें कि भाई मेरा इस तरह का मैटर है और मैं किस तरह के वकील से रुजू कर सकता हूं, ताल्लुक कर सकता हूं, तो वो उस बुनियाद के ऊपर कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा गरीब है तो उसके लिए तरीका दूसरा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में लीगल एड किस जो है वो चीजें मुहैया हैं, वहां जाकर दरख्वास्त दे दे तो वो उसी तरह का वकील उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। जो गरीब हैं, जो अपना गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, ये फैसिलिटीज उन लोगों के लिए कोर्ट में मुहैया है वो। जी, वो कोर्ट में ही सरकारी खर्चे पर वकील प्रोवाइड करते हैं। वो सरकार प्रोवाइड करती है, वो लीगल एड कहलाती है, लीगल एड सेल। चलिए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो हिमाल साहब, एक सवाल ये है कि कोई शख्स है, कई महीनों से उसको तनख्वाह कंपनी ने नहीं अदा की है, अचानक उसको निकाल भी दिया गया, ऐसी सूरत में वो क्या करे? देखिए, उस सूरत में सबसे पहले तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर देखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट लेटर्स की शराइत क्या है। अपॉइंटमेंट लेटर में उन्हें निकालने की पावर किस तरह से है, क्या है, तो उसी के हिसाब से अगर उन्होंने उन शर्तों का पालन नहीं किया है तो उन्हें सबसे पहले लीगल नोटिस दिया जा सकता है। और अगर लीगल नोटिस देने के बाद में मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें लीगल नोटिस देने पर ही हल हो जाती हैं, और अगर हल नहीं होती है तो फिर उसके बाद में फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महबूब नगर से फखरुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी फखरुद्दीन साहब, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा मसला क्या है बोले तो हमारे ससुरे थे जिनको मैं 7 लाख रुपए दिया था खर्च। उसके बदले में उन्होंने अपनी 150 गज अराजी मेरे नाम की थी। ठीक है। अब हमारे ससुर का इंतकाल हो गया तो उनके 2 बेटे हैं, एक बेटे की मौजूदगी में दिया था और एक बेटा इनकार कर रहा उससे। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कानूनी कार्रवाई? नहीं, ससुर ने 7 लाख रुपए आपके ससुर ने ले लिया, 150 गज जमीन आपके नाम कर दी, क्या वो रजिस्ट्री है या ये किसी सादे कागज पे किया उन्होंने? सिर्फ सादे कागज पे बातचीत हुई और 4 लोगों की मौजूदगी में ही थी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर जो भी जवाब होगा दिया जाएगा। जी बिल्कुल समझ गए। हिमाल साहब, महबूब नगर से भाई का सवाल था कि उनके ससुर ने 7 लाख रुपए लेके 150 गज जमीन उनके नाम कर दी, सादे कागज पे रजिस्ट्री नहीं हुई है। 7 लाख रुपए हैं या 60 लाख? 7 बोला उन्होंने। 7 लाख। जी। तो देखिए, उसमें ये बता रहे हैं शायद सादे कागज पर लिखत पढ़त है। जी, 4 लोग मौजूद थे, गवाह 4 मौजूद है, उनकी मौजूदगी में हुआ। ससुर का इंतकाल हो चुका है। तो उन्होंने जमीन इनके नाम नहीं नाम कर दी थी इनके।
नहीं नहीं, वो सादे पेपर पे ही है, 2 भाई हैं, अब उसमें से एक भाई इनकार कर रहा है देने से। हाँ, तो उसका तरीका ये है, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है, उस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत पहले तो इनके ससुर के जो जानशीन हैं, इनकी बीवी और इनके साले, उनको पहले एक नोटिस दीजिए कि आपके वालिद ने ये मेरे साथ मायदा किया था, इस मायदे को आप पूरा कीजिए। मैं समझता हूं कि वो जो एग्रीमेंट है वो एक कोई मायदा होगा, ठीक है, मायदा मीन जिसमें लिखा होगा कि मैं 7 लाख रुपए ले रहा हूं और ये जमीन इनको बेच रहा हूं। लेकिन मुझे जो इनके सवाल से समझ आ रहा है वो शायद इन्होंने रजिस्ट्री नहीं की है, जी जी, जो सेल डीड कहलाती है। तो उसके लिए फिर यही किया जा सकता है, पहले लीगल नोटिस दिया जाए और फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कोर्ट में दायर किया जाए कि इनको डायरेक्शन दी जाए। इनके मेरे ससुर के जो जानशीन हैं उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि उनकी तमाम जायदाद उनके जानशीनों के नाम आ जाती है, तो उनके जानशीन के खिलाफ एक दावा फाइल किया जाए और कोर्ट में अर्जी दी जाए कि इन लोगों को डायरेक्शन दो कि इस जगह की मेरे नाम में बैनामा करें, सेल डीड करें, क्योंकि इनके वालिद जो है मुझसे पैसे लेके और इसको बेच चुके हैं। तो और अगर वहां उसमें गवाह मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि दावा इनके हक में डिक्री होगा और इन्हें जमीन का कब्जा मिलेगा। चलिए फखरुद्दीन साहब, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का बेहतर जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताया ना, हम नाबालिग थे उस वक्त, मगर मुझे पता नहीं है क्या किया, कुछ जी जी, सवाल एक बार फिर से कीजिए अपना। सर मेरा जमीन जो था ना, 6 कनाल जमीन था मेरा, ठीक है। मेरी भाई कह रहा था क्या आपने वो बेच छुड़ा है, मगर मुझे पता नहीं है, हम नाबालिग थे, 15-16 साल के, हमें 2 बहन और एक भाई भी, उसकी शादी नहीं होगी थी, वो भी हमने उनको भी शादी करवाया हमने। वो जो बड़े भाई 2-3 हैं उन्होंने खा लिया वो सब प्रॉपर्टी, तो बेच दिया उन्होंने? हाँ नहीं, वो कहता है मुझे क्या आपने बेच दिया अपनी प्रॉपर्टी हमें। मतलब वो बड़े भाई कह रहे हैं छोटे आपसे कि आपने उनको प्रॉपर्टी बेच दिया है? हाँ सर, हाँ ओके, ठीक ठीक है, बिल्कुल, जो भी बेहतर होगा इसका जवाब दिया जाएगा। हिमाल साहब, कश्मीर से गालिबन ये सवाल था, भाई ये पूछ रहे थे कि ये छोटे हैं, इनके बड़े भाई जो है उनका ये कहना है कि तुमने हमें प्रॉपर्टी बेच दी, जबकि ये नाबालिग थे, इनको कुछ पता भी नहीं है। क्या कोई डॉक्यूमेंट है बड़े भाई के नाम में जो इन्होंने कभी किया हो? क्या आप फोन पर अभी मौजूद है भाई? कोई कागज है? नहीं, फोन गालिबन जो है वो कट हो गया है। इनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, क्योंकि उस वक्त ये नाबालिग थे, बता रहे हैं 15-16 साल उम्र थी। देखिए, मैं बता दूं, अगर डॉक्यूमेंट है तब भी वो डॉक्यूमेंट नल एंड वाइट समझा जाएगा, गैर कानूनी समझा जाएगा, क्योंकि नाबालिग को कोई कागज करने का इख्तियार हासिल ही नहीं है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, फिर तो यही मालिक है। तो अगर भाई मान नहीं रहे तो क्या बाकायदा इनको कोर्ट जाना पड़ेगा? किस तरह से क्या इसको फाइल करें? अगर जैसे वालिद का इंतकाल हो गया है और ये 2 भाई हैं जैसा कि इन्होंने कहा, तो अगर एक बड़ा भाई ये कहता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमने मुझे बेच दी है, मेरे नाम में आ गई, तो नाम में हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाबालिग को कोई कागज करने का इख्तियार ही नहीं है। और अगर कोई कागज धोखे से करा भी लिया गया है तो गैर कानूनी है। तो इनको मैं समझता हूं कि अगर कोई कागज है तो उसको कोर्ट में जाके इन्हें दावा फाइल करना चाहिए कि इस कागज को कैंसिल किया जाए। और कागज नहीं है तो फिर कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक कि कोई कागज ना हो। कागज से मतलब डॉक्यूमेंट से है, किसी करारदार से है, कोई एग्रीमेंट हो, कोई बैनामा हो, कोई हिबेनामा हो, कोई वसीयत हो, कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर किसी कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है इनको। तो जी, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी बिना कागज के ट्रांसफर नहीं होती है। जी बिल्कुल, बेसिक चीज है, बगैर कागज के तो ट्रांसफर मुमकिन नहीं है। चलिए, क्योंकि लगातार हमारे पास जो है प्रॉपर्टी से ही जुड़े हुए सवाल ज्यादा आ रहे हैं, हिमाल साहब, एक सवाल ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेते वक्त हमने अगर 2000 से पहले प्रॉपर्टी लिया है, उस वक्त आधार कार्ड नहीं हुआ करता था, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है और अब आधार कार्ड, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड लाजमी कर दिया गया है, अब वो मैच नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? नहीं, अगर 2000 से पहले लिया है और उस वक्त आधार कार्ड नहीं था, तो इनसे पूछो कि उस प्रॉपर्टी का कागज इनके पास क्या है, मतलब किस शेप में है वो कागज। क्योंकि देखो, दीवानी में एक बात कही जाती है कि दीवानी अदालत में बिना कागज के जाने वाला दीवाना कहलाता है। जी जी। तो मुझे सबसे पहला सवाल ये बताएं
कि इन्होंने 2000 से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी, वो जो डॉक्यूमेंट अपने हक में कराया था, वो डॉक्यूमेंट क्या है, उसका डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, वेदर इसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, फिर मैं उसके हिसाब से राय दे सकता हूँ। चलिए, एक सवाल ये है कि कोई अगर हिंदुस्तान से बाहर का शहरी है तो क्या हिंदुस्तान में वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और खरीद सकता है तो उसकी क्या शक्ल हो सकती है? देखिए, हिंदुस्तानी है तो फिर हिंदुस्तान में खरीद सकता है। नहीं, अगर किसी बाहर मुल्क का है, अगर कोई है, लेकिन अगर बाहर जाके रह रहा है तो खरीद सकता है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। कश्मीर, श्रीनगर से। जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि सर, मेरी शादी लव मैरिज मैंने की आज से पहले 25 साल। ठीक है। और उसके बाद अब जो कि मेरी मिसेस का जो घर की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दिया आज तक। कोई उनके साथ सलाह मशवरा कुछ भी नहीं, न वो हमारे घर आते ना हम उनके घर जाते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? 40-50 कनाल लैंड है उनके पास अभी। ठीक है। अब वो मेरी मिसेस के बगैर ही उसका वो अपने आप बाकी जो बेच रहे हैं मेरी मिसेस के कंसेंट के बगैर। अब हम उसको कैसे लीगली क्या है हमारा, ताकि मेरी मिसेस का भी हिस्सा उसमें से जो उसका हक बनता है। आपने बताया कि लव मैरिज किया आपने, तो क्या रजामंदी नहीं थी ससुराल वालों से, या जो आपके ससुर हो या जो साले हो, रजामंदी नहीं थी? मसला हो गया जी। तभी लव मैरिज के ही साथ उन्होंने आज तक हमारे साथ बात करते हैं, ना कोई कांटेक्ट है उनके साथ। चलिए, ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा। हिमाल साहब, कश्मीर से भाई का सवाल था, 25 साल पहले लव मैरिज की, उसके बाद से जो ससुराल वाले हैं उनसे कोई राब्ता नहीं रहा है इनका, तो अब जो प्रॉपर्टी है वो बेच रहे हैं, क्या इनको कुछ हिस्सा उसमें मिल सकता है, या बगैर इनकी इजाजत के वो प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, या कुछ और उसका किया जा सकता है? इनको हिस्सा बिल्कुल मिल सकता है। इनकी मिसेस की का रिलीजन कौन सा है? हिंदू ही है, मुस्लिम तो नहीं है। जी, कौन सा रिलीजन है? हिंदू ही है। हिंदू है तो फिर इन्हें चाहिए कि जहां की इनकी वाइफ रहने वाली है वहां की कोर्ट में जाके दावा फाइल करें और बंटवारे का दावा फाइल कर दें और स्टे ले लें। ये कहें कि जब तक के प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, इन्हें स्टे मिल जाएगा। क्योंकि अब फैमिली की मर्जी के बिना शादी कर लेने से कोई हिस्सा खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन हिमाल साहब, इन्होंने ये कहा कि नाराजगी घर वालों की है, 25 साल से घर वालों ने बात नहीं की, तो क्या वालिद जायदाद से बेदखल भी कर सकता है? ऐसी भी सूरत आ सकती है? नहीं, अब बेदखल कर सकता है तो उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या प्रोसेस पूरा फॉलो किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो फिर इनका हिस्सा बनता है। इस तरह किसी को, और इनके फादर की प्रॉपर्टी थी तो अब वो डिबार भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुश्तैनी जायदाद जिसको कहते हैं, अगर पुश्तैनी जायदाद है तो उसमें बेदखल भी नहीं कर सकते। अगर ये जाके दावा फाइल करेंगे और प्रॉपर्टी का बंटवारा मांगेंगे तो इनको हिस्सा मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हिमाल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे। कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। ये सर, मैं कंटामांझी उड़ीसा से मुन्ना अहमद बोल रहा हूँ। जी, बोलिए सर। और ये क्या है कि मेरा एक तो एग्रीमेंट था जो रजिस्टर्ड नहीं है, और उसके ऊपर वो केस चल रहा है स्पेसिफिक परमानेंस का। एग्रीमेंट किस चीज का था? हाँ, वो एग्रीमेंट था सेल ऑफ लैंड। ठीक है। अच्छा, वो क्या है, उसमें फर्स्ट पार्टी का दस्तखत नहीं है एग्रीमेंट में, एग्जीक्यूटेंट दोष दिया है। तो उस सिलसिले में अच्छा फिर क्या है, उसका उसके ऊपर में तो अभी हाईकोर्ट में स्टे दिया है उसको, उड़ीसा हाईकोर्ट में। जो फर्स्ट पार्टी है उसका दस्तखत नहीं है, उस पे नहीं है, उसमें दस्तखत नहीं है। ठीक है। और उसमें लिखा गया कि बोथ पार्टी एग्जीक्यूट दी एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ लैंड, और इसमें फर्स्ट पार्टी का दस्तखत नहीं है। तो मैं उसको बेस करके कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अच्छा, और एक बात सर, हमारा सुप्रीम कोर्ट में लीगल सेल है क्या? सुप्रीम कोर्ट में वो लीगल एड सेल, जिसमें हम लोग परामर्श मांग सकते हैं कि ये केस में क्या होगा क्या नहीं होगा बोल के, ऐसा हो सकता है सर? चलिए, ठीक है, बिल्कुल, इंशाल्लाह बेहतर जो भी जवाब दिया जाएगा। हिमाल साहब, क्या कुछ बेहतर जवाब दिया जा सकता है इसका? जी सर, एक तो सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड सेल है, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील भी मिलेंगे, वहां आपको एडवाइस भी मिलेगी, जरूरत पड़ेगी तो आपका केस भी फाइल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 1।
नंबर 2, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, इनका कहना यह था कि शायद फर्स्ट पार्टी के एग्रीमेंट पर साइन नहीं है। जी जी। तो क्या इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है? नहीं, अभी एग्रीमेंट ही किया है इन्होंने, जो बताया कि एग्रीमेंट किया है। मैंने तो एग्रीमेंट जो किया है ये खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं? तो खरीदना ही बता रहे हैं, क्योंकि एक जमीन ले रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट किया इन्होंने प्रॉपर्टी का। अगर एग्रीमेंट इन्होंने किया है तो अगर जिस आदमी ने बेची है उस आदमी ने साइन ही नहीं किए तो फिर एग्रीमेंट कहां हुआ? बिल्कुल, फर्स्ट पार्टी का ही साइन नहीं है। अगर बेचने वाली पार्टी ने साइन ही नहीं किए हैं तो एग्रीमेंट कहां हुआ? एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। नहीं, अगर सामने जो बेचने वाली पार्टी है उसमें दो पार्टनर है और अगर एक ने साइन किया दूसरे ने नहीं किया, तब भी यही बात लागू होगी? नहीं, तब तो कम से कम एक ये कहा जा सकता है कि अगर जैसे 2 पार्टनर है, एक ने साइन कर दिया तो फिर कम से कम इनके पास खड़े होने की जमीन है और ये कह सकते हैं कि एक पार्टी के साइन होने से रह गए थे, तब फिर किसी हद तक वैलिड हो सकता है वो एग्रीमेंट। बिल्कुल, जब फर्स्ट पार्टी का साइन ही नहीं है तो सेल जो होता है, मैं ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करें। चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ, ये कॉल जुड़ गई? हाँ बिल्कुल कॉल जुड़ गई, आप सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए अपना। हेलो, देखिए, हमारे दादाजी ने जमीन एक खरीदी थी और वो 1967 में खरीदी थी। ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, सेल डीड हमारे पास है। ठीक है। उसका इंतकाल हमारा हो गया है, इंतकाल भी हो गया है। उसके बाद तो वो एक पहाड़ी इलाका है, उधर ही खरीदा था। ठीक है। तो जिनसे खरीदा था उन्होंने बाद में किया 10-20 साल उधर कोई नहीं गया। फिर यहाँ हालात खराब थे तो कोई नहीं गया उधर। ठीक है। तो उन्होंने उधर उसमें पौधे वोधे लगाए हैं। तो अब जब हमको डॉक्यूमेंट्स मिले 2019 में, तो हम उनके पास गए तो उन्होंने कब्जा वो छोड़ा नहीं है। तो वो बोलते ये हमारा है, तो हालांकि उनके पास कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आप इसमें रुजू हुए कोर्ट से या पुलिस से या कहीं और कुछ आपने शिकायत की है इस सिलसिले में? नहीं, हमने शिकायत की थी उधर SDM के पास से, और हम पटवारी के पास गए और गिरदावर के पास गए, तहसीलदार के पास गए, तो कुछ नहीं हुआ उसका। तो हम क्या करें उसके लिए? चलिए इमाम साहब, इसमें कुछ बेहतर जवाब दिया जा सकता है। इनके दादा ने जमीन 1970 में खरीदी थी, अब उसका कब्जा हो गया। हाँ, इसमें इन्हें सूट फॉर पोजीशन फाइल करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट इनके दादा के नाम में है, तो इनके जितने जानशीन हैं, उनके दादा के जानशीन हैं, उन्हें पार्टी बनाकर सूट फॉर पोजीशन फाइल करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली एक दिक्कत इनको आएगी, और वो टेक्निकली दिक्कत ये है कि अगर 12 साल तक कोई आदमी किसी जगह पर आके अपना दावा नहीं करता है या अपनी मिल्कियत के लिए जोर नहीं देता है या आके नहीं कब्जा लेता है, तो फिर दूसरे पार्टी का एडवर्स पोजीशन का राइट बन जाता है। लेकिन इन्हें यह साबित करना पड़ेगा दावा फाइल करके कि नहीं, हमारा आना जाना था, मिलना जुलना था। अगर ऐसा था तो फिर ये वहां का कब्जा ले सकते हैं। इन्हें सूट फॉर पोजीशन फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में जाके। 1970 का मामला बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इनको 2019 में मिले हैं। 1970 का है, इसीलिए 50 साल हो गए हैं। लेकिन अगर कभी बीच में आना जाना रहा होगा, या अगर जैसे कि पटवारी के रिकॉर्ड की बता रहे हैं, पटवारी का रिकॉर्ड इन्हें कह रहा है, तो इन्हें साबित करना पड़ेगा। लेकिन इनका राइट तो बनता ही है कि कोई टाइटल इनके नाम। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारे साथ हिमाल अख्तर साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई कानूनी पेचीदगियां हैं, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। और हिमाल साहब इस वक्त हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करिए, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दीजिए जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से, श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए भाई अपना। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं। ठीक है।
और मुझे वहाँ की प्रॉपर्टी मेरी पत्नी को नहीं मिलती है, जबकि उसका फादर नहीं है और उनके भाइयों ने वो बेचा है, इससे अंगूठा लिया है, लेकिन खाली अंगूठा बेचने के लिए लिया है घर। उसका जो घर का बनता है, ये जो यहाँ के कश्मीरी में बोलता है उसको हार मिलना है, वो नहीं मिलता है उसको। तो अंगूठा इनसे ले लिया उन्होंने? अंगूठा खाली मकान बेचने का। ठीक है। जो उसको मिलने वाला था वहां से, वो उसका अंगूठा नहीं किया उसने। तो उनको जो मिलने वाला था वो अभी मौजूद है कि उन्होंने बेच दिया भाइयों ने? नहीं, वो मौजूद है। मौजूद है। तो क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? कुछ बात हुई है इस सिलसिले में? नहीं, मौजूद है अभी। नहीं, तो क्यों आपने बात की है, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसने जो मकान लिया है, वो दूसरा मकान लिया, वो माँ के नाम पे लिया है। ठीक है, चलिए वो हमारे माँ का है अभी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर जो भी जवाब दिया जाएगा। तो हिमाल साहब, यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि प्रॉपर्टी को जो बेचना है उस पर अंगूठा ले लिया इन्होंने, कुछ और प्रॉपर्टी है वो वालिदा के नाम है, तो क्या उनमें भी इनका हिस्सा? भाई कह रहे हैं कि इसमें आपका हिस्सा नहीं हो सकता, वालिद के नाम नहीं है। नहीं, आप देखिए, वालिद के नाम नहीं हो कोई बात नहीं, माँ के नाम में भी है तो इनकी बीवी का हिस्सा बनता है। लेकिन अगर अंगूठा इन्होंने किसी एक मकान के बेचने के लिए दिया था, अगर उन्होंने ज़्यादा पे करा लिया है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। उस डॉक्यूमेंट को कैंसिलेशन के लिए कहा जाता है कि भाई अगर धोखे से, इनकी बात से मुझे ये लग रहा है इन्होंने सिर्फ कंसेंट बेचने की एक मकान की दी थी और उन्होंने शायद अंगूठे सारे कागजों पे ले लिए। ये हो सकता है सादे कागज पे ले लिया, उसके बाद उस पर मेंशन कर दिया हो, ये भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए उसका फिर रास्ता सिर्फ यही है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने एग्जीक्यूट करा लिए हैं इनसे, तो उन डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया जा सकता है कि हमसे धोखेधड़ी से इन पे दस्तखत करा लिए हैं और इनको कैंसिल किया जाए। तो कोर्ट इस सिचुएशन में, क्योंकि जहां अंगूठा लगाने की बात है तो इसका मतलब ये है कि वो लेडी पढ़ी लिखी नहीं है और फिर कोर्ट है उसको कंसीडर करती है कि हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है कि जहां अंगूठा कहा होगा अंगूठा लगा दिया, इसको डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स नहीं पता है। जी। अगर ये है तो ये दावा फाइल करके उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करा के अपना हिस्सा मांग सकते हैं। चलिए, एक सवाल ये है कि किसी शख्स के पास 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और उस शख्स का इंतकाल हो गया है। इंतकाल से पहले उसने तमाम जो जायदाद थी वो बेटियों के नाम कर दी है, बेटे को कुछ नहीं दिया। तो इंतकाल के बाद क्या बेटा अपना हक हासिल करने के लिए कुछ कर सकता है? हाँ, लेकिन ये बताइए, क्या ये करने वाले मुस्लिम थे? जी, मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम में कानून ये है कि 1/3 प्रॉपर्टी से ज्यादा विल नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेटे को उसके तमाम इख्तियारात से बेदखल नहीं किया जा सकता चाहते हुए भी। तो इसलिए अगर वो वसीयत उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी की तीनों बेटी के नाम में कर दी है तो वो वसीयत इनवैलिड है, इलीगल है, गैर कानूनी है, तो बेटा अपना हक मांग सकता है कोर्ट में जाकर। अच्छा, क्या कोई अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, अगर उसके बच्चे भी हैं, पूरी प्रॉपर्टी जितनी भी है उसके क्या वक्फ कर सकता है या चैरिटी कर सकता है? नहीं, पूरी प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग और हिंदू लॉ में थोड़ा डिफरेंस है। जी। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि ऐसा माना जाता है शरीयत से कि तमाम जो हिस्से हैं वो कुदरत ने बांट के दिए हुए हैं, तो आप अपनी वसीयत करके तमाम सिस्टम को आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं और ना ही उन्हें चैरिटी कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जी। चलिए, कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से सर। जी, सवाल कीजिए भाई अपना। श्रीनगर से सर। जी, सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरा बेटा जो है बाप तक शादी करता है। टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए भाई, आपकी आवाज इको कर रही है। हेलो। हाँ, थोड़ा टीवी सेट से दूर हो जाइए तब बात कीजिए। मैं टीवी से बहुत दूर हूँ सर। हाँ, चलिए सवाल कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है वो मेरे बगैर पूछे जो है, मेरे बगैर मर्जी के शादी करके चला गया। शादी करके? हाँ, शादी किया उसने और चला गया दूसरे घर में रहने के लिए। ठीक है। तो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? चलिए, शादी के लिए आपकी मर्जी जरूरी है? अगर वो अपनी पसंद से करना चाह रहा है तो? मर्जी जरूरी थी जी। बालिग है, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहा हो तो, या कर लिया तो? अपनी मर्जी शादी किया उसने सर, वो अपनी मर्जी शादी करके चला गया है। अब बेदखल करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी से। हाँ, मैं जवाब देता हूँ इनका। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह दिया जाएगा। हिमाल साहब, बेहतर जवाब। पहला तो ये है कि वो कानूनी एतबार से उसे अपनी मर्जी से शादी करने का इख्तियार हासिल है, नंबर 1। ठीक है।
नंबर 2, ये बताइए इनका नाम क्या है? नाम तो इन्होंने नहीं बताया, गालिबन बातचीत से तो ये लग रहा था कि मुस्लिम है। नाम बता के ये पता लगेगा ना कि कौन सा एक्ट लगेगा इन पे। नहीं, अगर मुस्लिम है तो बातचीत से तो मुस्लिम ही लग रहा है। अगर मुस्लिम है तो पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अगर गैर मुस्लिम है तो बेदखल करने का तरीका यह है कि उसको न्यूज़पेपर में डिबार किया जाता है और कम से कम 3 अखबारों में निकलवाना रहता है वकील के नोटिस पर कि मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें तो हो सकता है, लेकिन मुस्लिम में पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता। और बेदखल करने के लिए मर्जी के बिना शादी करना कोई ग्राउंड नहीं होती है। तो एक सवाल ये कि अखबार में सवाल ये भी है कि अखबार में कितने दिन पहले, आपने कहा 3 अखबार में नोटिस देना होगा, तो कितने दिन पहले नोटिस वगैरह इसका दिया जा सकता है कुछ इसकी? नहीं, अब जब जैसे आज डिबार करना चाहते हैं तो आज ये अपने वकील से राब्ता कायम करें और राब्ता कायम करके वकील लीगल नोटिस पे इनके बिहाफ पे नोटिस देगा कि मैं सो एंड सो, मेरा वालिद का नाम सो एंड सो और ये एड्रेस, मेरे बेटे का नाम ये है, जिसकी उम्र ये है, मैं उसको अपनी तमाम प्रॉपर्टी से, जायदाद से बेदखल करता हूँ। चलिए, बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अपना बेहतर जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, श्रीनगर से, कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए अपना। सर, मैंने 1 साल पहले एक गाड़ी बेची है। गाड़ी खरीदी है? नहीं, बेच दिया है। बेच दिया, ठीक है। वो मेरे नाम पे था, उसने उसको फाइनेंस बकाया था 3 लाख। आज तक वो फाइनेंस क्लियर नहीं हुआ, ना कोई किस्त भरा, ना कुछ भरा। सर, मैं चाहता हूँ उनका गाड़ी वापस दूंगा, मगर मेरे से उसने कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लिया है सर। नहीं, गाड़ी आपने तो गाड़ी बेच दी ना? गाड़ी तो बेच दी जनाब। ठीक है। तो फाइनेंस था उसका 3 लाख। ठीक है, तो जिसको बेची वो नहीं भर रहा है? वो नहीं भर रहा 1 लाख की 1 साल से। नहीं, तो जब आपने गाड़ी बेच दी तो वो तो ट्रांसफर उसके नाम हो गया होगा ना? वो तो नहीं ट्रांसफर नहीं करवाया आपने? नहीं भी ट्रांसफर करवाया, ना कोई एफिडेविट हुआ, ना कोई कुछ नहीं हुआ। चलिए, बेहतर जो भी जवाब होगा। हिमाल साहब, क्या इसका कोई बेहतर जवाब दिया जा सकता है? गाड़ी इन्होंने बेची है, फाइनेंस थी और वो फाइनेंस जो भी है उसका होगा वो पे नहीं कर रहा है। देखिए, इसका जवाब ये है, एक तो ये, जब तक गाड़ी फाइनेंस है आप फाइनेंसर की परमिशन के बिना गाड़ी नहीं बेच सकते, नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि जब तक गाड़ी इनके नाम में रहेगी, उस गाड़ी की मिल्कियत इन्हीं की है, उस गाड़ी पे जितनी लायबिलिटीज हैं वो सब इन्हीं की हैं, तो इन्हीं को देनदारी है। वो या तो फाइनेंसर से परमिशन लेते, फाइनेंस उस आदमी के नाम में ट्रांसफर कराते और तभी गाड़ी बेच पाते। अगर गाड़ी बेची है तो ये गाड़ी इन्हीं के नाम में है, इन्हीं की जिम्मेदारी है, फाइनेंस इन्हीं को देना रहेगा। अब इनके लिए मुनासिब राय ये है कि ये उस आदमी को चिट्ठी लिखें या नोटिस दें और उसे बुला के कहें कि भाई गाड़ी ला के सरेंडर कर दे और उसके साथ बैठ के हिसाब किताब कर लें, वरना लायबिलिटी इन्हीं के नाम पे चढ़ती रहेगी। चलिए, गाड़ी से के ताल्लुक से 1-2 सवाल और करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा एक सवाल था कि मैं बरेली यूपी से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो एक पड़ोसी है मेरा, वो मुझे परेशान करता रहता है। कभी मेरी संपत्ति को कहता है ये शत्रु संपत्ति है, कभी कुछ कहता है। अब वो पहले जो उसने केस कर रखा था, अब वो खत्म हो गया, तो वो डेथ हो गई उसकी। उसने केस कर रखा है कि उसमें रास्ता गली लिखा है मेरे में। कहता है तुम्हारी रास्ता इधर से नहीं है, ये शत्रु संपत्ति है, मेरी रजिस्ट्री हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाह जी। और जो आपका पड़ोसी है उसका? वो साजिद हुसैन है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो हिमाल साहब, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? कोई पड़ोसी इनका जो परेशान किया कर रहा है और शत्रु, मेरा रास्ते के झगड़े का सवाल है जी, शत्रु संपत्ति करके उस पर विवाद चला, झगड़ा चला। तो ये अपना डॉक्यूमेंट, अपनी प्रॉपर्टी का पेपर निकाल के देखें, जो बैनामा है उस बैनामे में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। बैनामे को पढ़कर ही पता लगेगा कि वो रास्ता इनका है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट में लिखा है तो इन्हीं का है और नहीं लिखा है तो फिर इनका नहीं है, क्योंकि कागज की बुनियाद के ऊपर ही चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं लद्दाख कारगिल से बात कर रहा हूँ सर। नाम बताइए अपना। मोहम्मद यूसुफ।
यूसुफ साहब बताइए, सवाल पूछिए अपना। सर जी, मेरा एक जमीनी विवाद है एक पड़ोसी के साथ। ठीक है। वो जमीन बहुत पुराना है, पहले से हमारे बाप दादाओं ने वो सिंचाई कर रहा था। अब हमारे पड़ोसी उसमें अपील कर रहा है कि वो जमीन उनके नाम का है। डॉक्यूमेंट्स किसके नाम है? डॉक्यूमेंट्स है आपके पास कोई? डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है सर। पहले वो गैर मुस्तकिल था, फिर बाद में उसने वो पैसे वैसे देके वकील को, ये क्या कहते हैं, पटवारी को, वो अपने नाम का किया हुआ है बोल रहा है। नहीं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, वो कब्जा मेरे पास है सर। ठीक है। तो हिमाल साहब इसमें क्या किया जाता? बाप दादा के वक्त से इनके पास जमीन है, लेकिन फिलहाल कोई शख्स है जो दावा कर रहा है उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कब्जा इनके पास है। कब्जा इन्हीं के पास है ना? जी, कब्जा इनके पास है। हाँ, तो इनको फिर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाप दादा से इनके पास कब्जा चला आ रहा है तो कागज किसी के भी नाम में हो, लेकिन इन्हीं की मिल्कियत मानी जाएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी पहले एक कॉलर को बताया था कि किसी भी चीज के लिए अगर आपने 12 साल तक अपनी मिल्कियत का दावा नहीं किया या मिल्कियत के पे जोर नहीं दिया, तो फिर वो जो आदमी कब्जे में बैठा है उसी की समझी जाती है। लेकिन ये एक काम कर सकते हैं कि ये रेवेन्यू ऑफिसर को, पटवारी और तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का कब्जा मेरे पास है, हमारे दादा परदादा से चले आ रहे हैं, हम काश्तकारी यहाँ करते हैं, इसके इंतकाल वगैरह किसी दूसरे के नाम में ना की जाए। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसने पटवारी से बात करके डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पहले ही तैयार करवा लिया है। तो तैयार करा लिए तो उनको उसी के यहाँ तहसीलदार के यहाँ उनको डॉक्यूमेंट्स को एसडीएम के यहाँ चैलेंज किया जा सकता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। चलिए उसको अगर उसने किए हैं तो पुराना रिकॉर्ड में कब्जा इनके बाप दादा का चला आ रहा होगा यकीनन। पुराना रिकॉर्ड को कोई नहीं चेंज कर सकता किसी भी हालत में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, वकील साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, वकील साहब आपकी बात सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि 2 साल पहले मैंने एक गाड़ी भेजी। ठीक है। वो गाड़ी मैंने कंपनी को भेजी जहाँ से मैंने लाई थी। ठीक है। हटाई कंपनी को। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें उन्होंने लिख के दिया कि आपकी गाड़ी हमें मिली है, ये हम ऑन सेल करेंगे आगे। तो हैंसफोर हमारी कोई आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी इस गाड़ी पे। ठीक है। तो तब से 3 साल हो गए, शायद उसने ट्रांसफर नहीं किया, क्या हुआ तो मुझे पता नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि गाड़ी मैंने कंपनी को दी है, डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे ऑलरेडी दिया कि क्या मेरे को कोई लाइबिलिटी है इसकी या नहीं। एज पर रिकॉर्ड्स व्हाटएवर दे हैव रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट, दे हैव कैटेगोरिकली सेड इट दैट no liability on you, henceforth liability will be on the company। गाड़ी का आपने चेक किया, गाड़ी किसके नाम है? ऑनलाइन आप तो चेक कर सकते हैं, गाड़ी आपके ही नाम है, किसी और के नाम ट्रांसफर हो गई? मेरे ही, जो मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी मेरे नाम की है जी। अभी आपके नाम ही है। चलिए बिल्कुल, मैं जवाब दूं इसका? जी बिल्कुल दीजिए। गाड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जब तक गाड़ी इनके नाम में रहेगी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तब तक तमाम लायबिलिटी इन्हीं की रहेंगी। कंपनी भले ही कुछ लिख के दे दे, उसके कोई मानी नहीं है जब तक के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में ओनरशिप का नाम चेंज ना हो जाए। ये कानून है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ट्रांसफर करानी चाहिए। कंपनी के लिख के देने से कोई मानी नहीं है जब तक के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में ट्रांसफर कराया जाए। बिल्कुल। गाड़ियों की बात चल रही है हिमाल साहब, इससे पहले भी एक गाड़ियों को लेकर ही सवाल था कि एक मिसाल के तौर पर मैंने एक कार ली, उसको टैक्सी में या ट्रैवल में चला रहा हूं, मैं खुद नहीं चला रहा हूं, किसी ड्राइवर को दिया, गाड़ी मेरे नाम है। अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इस तरह का कोई मसला हो जाता है कानूनी, तो क्या मैं फंसूंगा या ड्राइवर के हिस्से में वो चीज जाएगी? देखिए, दो केसेस होते हैं। एक तो क्रिमिनल केस होता है नेग्लिजेंस का। ठीक है। वो केस तो बनेगा ड्राइवर के खिलाफ क्योंकि ड्राइवर चला रहा था। ठीक है। दूसरा केस बनेगा कंपनसेशन का। ठीक है। कंपनसेशन अगर आपकी गाड़ी
एज ए मालिक आप पार्टी तो बनेंगे, लेकिन कंपनसेशन देने की जो लायबिलिटी बनेगी वो इंश्योरेंस की बनेगी अगर आपने फुल्ली कवर्ड कराया हुआ है तो। जी जी। तो ड्राइवर भी उसमें पार्टी बनेगा, लेकिन क्रिमिनल केस में सिर्फ ड्राइवर पार्टी बनेगा। सिविल में आप भी पार्टी बनेंगे, लेकिन लायबिलिटी इंश्योरेंस की बनेगी। अगर इंश्योरेंस से ऊपर निकल जाता है क्लेम तो अल्टीमेट लायबिलिटी ओनर की बनेगी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस्माइल रहमतुल्लाह बोल रहा हूं पूना से। जी सवाल कीजिए भाई अपना। जी मेरा सवाल ये है कि मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ जी, जहाँ पे सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग है, इसके अंदर 12 मेंबरान हैं और उसके अंदर एक मेंबर जो है जिसके नाम पर फ्लैट था वो गुजर चुका है, तो उसके जो लीगल है दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड विद द डॉक्यूमेंटेशन। ऐसी हालत में हमारा सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए? तो इस पे क्या इमाल साहब कुछ बेहतर जवाब दिया जा सकता है? सवाल क्लियर नहीं समझ में। एक बार रिपीट कराइए भाई, आवाज इनकी क्लियर नहीं आ रही है। भाई एक बार सवाल आप रिपीट कर सकते हैं, क्लियर नहीं आ रही आवाज। जी जी जी, मैं अभी सवाल रिपीट करता हूँ। मेरा सवाल ये कि मैं सोसाइटी के चेयरमैन हूँ, सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करना है, लेकिन एक जो उसका मेंबर है वो गुजर चुका है और उसके जो बच्चे हैं। सोसाइटी क्या हाउसिंग सोसाइटी है? जी हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है। तो वो उसके मेंबर के लीगल हेल्थ जो है वो लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो इस हालत में ऑफिस बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो ओरिजिनल मालिक था अगर उसने कोई मायदा किया हुआ है, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसके लीगल ईयर भी उस तमाम एग्रीमेंट के लिए बाउंड है। तो जो लायबिलिटी ओरिजिनल ओनर की बनती थी जिसकी अब डेथ हो चुकी है, वही लायबिलिटी उसके लीगल ईयर की भी बनेगी। अगर नहीं कर रहे हैं वो कोई मायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोर्ट में जाके कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको इसका बेहतर जवाब मिल गया होगा। तो नाजरीन, फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। हिमाल साहब हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।